तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी वाला क्वेश्चन किया था। इसमें हमने एम्पलीट्यूड निकाला था एंड टाइम पीरियड निकाला था। M2 को जस्ट रिमूव कर दिया था, याद आया? तो हम सीख रहे थे हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, राइट? तो वो हमारा हो गया था। उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड निकालना सीखा। तो एम्पलीट्यूड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, पर कंडीशन ये है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करने चाहिए। मतलब M2 M1 के रेस्पेक्ट में रुका हुआ होना चाहिए, M2 M1 के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करना चाहिए। तो इसका कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है बताइए, और टाइम पीरियड भी बताना है। तो एम्पलीट्यूड निकालना है, उससे पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना तो बहुत ही आसान है। एक ब्लॉक है जिसका मास M1 और M2 है, वो साथ साथ SHM करना चाहते हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई √ M/K। दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, यही तो कंडीशन है। तो टोटल मास M1 + M2 डिवाइडेड बाय K। ये आ गया टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, ω√K/M1 + M2। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, बट अब टाइम पीरियड कैसे निकालें? तो देखो, आप बोलोगे सर कितना भी हो सकता है टाइम पीरियड, तो मतलब हमको कैसे पता लगेगा? लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड, सॉरी, एम्पलीट्यूड कितना भी हो सकता है, हमें कैसे पता लगेगा कि एम्पलीट्यूड इतना ही होना चाहिए या इतना ही होना चाहिए? तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो स्प्रिंग फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ओवरऑल एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो देयर इज अ लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो एक लिमिट में काम करता है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। अगर उससे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू हुई तो इसका मतलब ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, राइट? तो वो कंडीशन आएगी यहाँ पे। तो ऐसा कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इसका एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इसका एफबीडी बनाते हैं। राइट, ओके। तो सपोज दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम है, और ये खींचते हुए इसको, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, और ये खींचते हुए इस सिस्टम को यहाँ ले आए हम। ये M1 ब्लॉक, ये M2 ब्लॉक इसके ऊपर रखा है। और इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, K × X। पर सपोज ये इसका एक्सट्रीम है और ये एम्पलीट्यूड हो गया है ना, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, K × A। क्यों लगेगा K × A स्प्रिंग फोर्स? ये बात समझ में आई आपको? ये तो इक्विलिब्रियम है और ये इसको खींच लिया हमने इतना, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। तो इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के बीच की दूरी कितनी होती है, A, राइट? और ये नेचुरल लेंथ भी थी, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, Ka। ओके, तो नीचे वाले अब देखो इस पर, अगर हम इसको एज ए सिस्टम ट्रीट करते हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स हो गया K × A। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करें, अब दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाते हैं ना। तो सबसे पहले नीचे वाले का बनाया। नीचे वाले पे इधर लगेगा K × A, ये तो फोर्स हो गया। और पीछे की साइड क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये हो गया M1 पर, ये M2। ठीक है, M2 पर तो केवल एक ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। भाई जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो नीचे वाले पे लग रहा है ना। अच्छा, दोनों को साथ साथ मूव करना है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी है तो ये फ्रिक्शन क्या लगेगा, यहाँ पे मैक्सिमम लगा देंगे फ्रिक्शन को। तो अगर फ्रिक्शन को मैक्सिमम लगा देते हैं, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा μ × n। नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे, μ × M2G।
है ना, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक का मास कितना है, m2 है ना, इसलिए। तो फ्रिक्शन कितना आ गया, म्यू इंटू m2 जी। अच्छा, दोनों के एक्सेलरेशन तो दोनों के सेम होंगे, ए। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं, स्प्रिंग सॉरी एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जानते हैं एक्सट्रीम पर। भाई एसएचएम में एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। चूंकि यहाँ एम्पलीट्यूड हो गया ए, तो ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए। आई बात समझ में। भाई एक्सट्रीम पर हमें पता है ना एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस। यहाँ पे इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस कितनी है, ए एम्पलीट्यूड, तो ए। ठीक है, अब इक्वेशन लिख दो। पहले फर्स्ट वाले ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, m2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखी, तो क्या है इक्वेशन, एफ मैक्स बराबर m2a, एफ मैक्स बराबर m2a। एफ मैक्स कितना है, म्यू m2g बराबर m2a। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो कितना आ रहा है यहाँ से बताओ, m2 से m2 गया। हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, दिख रहा है एम्पलीट्यूड, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द एम्पलीट्यूड। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम। ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के अपॉन एम। एम कितना है, m1 प्लस m2। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखा, ये आ गया एम्पलीट्यूड। आया समझ। ये मैंने ऊपर वाली ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दी, नीचे वाले के लिए लिखता तब भी यही आता। जैसे के ए माइनस एफ मैक्सिमम बराबर m1a, तब भी यही आंसर आता। ये क्वेश्चन है, m1 स्प्रिंग से अटैच्ड है और m2 उसके ऊपर रखा है। फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसमें हो सकता है कि दोनों साथ में एसएचएम करें, साथ में ऑसिलेट करें, दोनों का कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे बताइए। देखो, क्यों करेगा इसमें कांटेक्ट लूज, ये बताओ क्यों करेगा। सो उसका कारण समझते हैं पहले। तो अभी जिस पोजीशन में रखा है ये तो इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे एसएचएम करेगा। तो सपोज जब ये नीचे आता है ना, नीचे आता है तो ये m1 और ये m2 रहेंगे। इस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ लगता है ना। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये इसका एक्सट्रीम हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, राइट। अब हमें जो देखना है, वो देखना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द m1 एंड m2। जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे m1 और m2 के बीच में, अगर वो रहे, मतलब वो कम क्यों हो रहा है। अगर नॉर्मल रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल नहीं रहेगा तभी तो दिक्कत है, तभी तो दोनों कांटेक्ट खत्म होगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली, है ना, एक्सट्रीम्स पर। तो नॉर्मल फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा नॉर्मल, एफबीडी बना के, राइट। तो करें, चलो करते हैं। तो देखो ये है इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक केस ले लेते हैं हम कि भैया कहाँ पे है इसका अलग होने का चांस, किधर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखे होंगे ऐसे m1 रखा होगा और इसके ऊपर m2 रखा होगा, ठीक है। तो m2 का एफबीडी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस केस में m2 का एफबीडी बना रहा हूँ, नीचे वाले केस में पहले, है ना। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बताओ, m2 का एफबीडी बना रहा हूँ। तो ऐसे होगा ना, यहाँ पे ये स्प्रिंग ऐसे दब गई होगी, तो m2 पर नीचे तो लग रहा होगा m2g, ठीक। और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, राइट। ये एक्सट्रीम है, जो भी एम्पलीट्यूड होगा, ए मान लेते हैं एम्पलीट्यूड, वही तो निकालना भी है। और ऊपर की साइड एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर ए। तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल क्या लिखूं मैं, n माइनस m2g बराबर
m2 ओमेगा स्क्वायर ए। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल कितना आ रहा है, m2 ओमेगा स्क्वायर ए प्लस m2g। तो मतलब यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं सकती कभी भी, है ना, कि कभी नॉर्मल जीरो हो। ऐसा केस तो कभी हो नहीं सकता नीचे, क्योंकि यहाँ पे m2g कभी नॉर्मल को जीरो होने ही नहीं देगा, राइट। चलो, तो नेगेटिव इधर वाले एक्सट्रीम पर तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे तो हटने का कोई चांस नहीं है। अब ऊपर वाली एक्सट्रीम पर चर्चा कर लेते हैं कि ऊपर वाली एक्सट्रीम पर ऐसा कुछ हो सकता है क्या। चलिए, ऐसे हम ऊपर वाली एक्सट्रीम पर गए। ये एम्पलीट्यूड ए, यहाँ पे मैंने एफबीडी बनाया दोनों का, ये m2, ये m1, और यहाँ से ऐसे स्प्रिंग से ये कनेक्टेड होंगे, राइट। इस तरह से होगा कुछ। यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे चलो m2 का एफबीडी बनाते हैं, तो नीचे लगेगा m2g, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे होगा ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन एफ नेट बराबर एम ए। तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए लिखूंगा m2g माइनस n बराबर m2 ए को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। यहाँ से आप n देख रहे हो, नॉर्मल कितना आ रहा है, m2g माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ पे नॉर्मल जीरो होने के चांस बन रहे हैं जब ये m2g और m2 ओमेगा स्क्वायर ये बराबर हो जाएंगे। अब देखो, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उस केस में नॉर्मल जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें वही नहीं चाहिए, राइट। हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट अलग नहीं करें। तो मतलब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। तो मैंने नॉर्मल को जीरो कर दिया, तो आ गया m2g माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर ए, m2g बराबर m2 ओमेगा स्क्वायर ए। m2 से m2 गया, और एम्पलीट्यूड कितना आ गया, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, राइट। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g अपॉन k m1 प्लस m2। ठीक है, आया समझ। तो इस तरीके से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया। अगर इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो यहाँ पे ये वाली टर्म ज्यादा हो जाएगी और नॉर्मल जीरो हो जाएगा। और नॉर्मल जीरो हो गया, इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट हट जाएगा दूसरा, राइट। एक दूसरे से कांटेक्ट को लूज कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये वाला करिए। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। तो इसमें देखो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। आपको बताना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस एम का कितना होना चाहिए कि 2m नहीं उठे। जो 2m है वो रेस्ट पर ही रहे, ग्राउंड पर। ऐसा बताओ कैसे करें। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि 2m को उठने के लिए कितना फोर्स चाहिए। मतलब 2m कब उठ पाएगा जमीन से। तो नीचे कितना लग रहा है, 2mg, और ऊपर क्या लग सकता है, स्प्रिंग फोर्स। तो जब kx बराबर 2mg हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन 2mg के बराबर अगर आ जाएगा, तो उस वक्त वो उठ जाएगा ऊपर, है ना। मतलब स्ट्रिंग में एक्सटेंशन x बराबर 2mg से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये जो एक्सटेंशन है, एलोंगेशन है, वो नेचुरल लेंथ से है, ना कि इक्विलिब्रियम लेंथ से। और अभी जो ब्लॉक जहां पर है वो उसके इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब नेचुरल यहाँ कहीं होगी, वो कुछ नीचे आ गया है। कितना नीचे आ गया है, हम कह सकते हैं mg अपॉन k आ गया है। कैसे पता लगाया, मैंने नीचे लिखा mg, ऊपर फोर्स लग रहा हो kx बराबर mg किया, तो x की वैल्यू आ गई mg अपॉन k। मतलब ये इतना नीचे है, ठीक।
ओके, बताओ आगे। अब सोचो, सपोज, अब देखो, अभी तो ये क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम से दबा हुआ है, अपने नेचुरल लेंथ से ये कुछ नीचे है, दबा हुआ है ये सिस्टम, राइट। मतलब ऐसा कुछ कि अभी तो इनका इसका इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं होगा, सॉरी, नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं होगा, अभी ये अपने इक्विलिब्रियम पे है। तो अभी तो स्प्रिंग ये दबी हुई है, तो यहाँ पे फोर्सेस कैसे लगा रही है स्प्रिंग, इस पे ऊपर लगा रही है, इस पे नीचे लगा रही है, तो अभी तो उल्टा सपोर्ट कर रही है 2mg को धक्का दे नीचे दबाए रखने में। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा, अब ये क्या करेगा, ये अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट एसएचएम करेगा, इक्विलिब्रियम के अबाउट ऐसे 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 एसएचएम करेगा, राइट। ओके, तो हम चाहते हैं कि कितना एम्पलीट्यूड हो इसका, है ना, कि ये 2mg ऊपर ना उठे, ठीक। और ओके, तो सपोज ये ऊपर आते आते यहाँ पहुंच गया है ब्लॉक, ये ब्लॉक यहाँ पे है, ये इसका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, और ये चीज क्या हो जाएगी फिर, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। वैसे तो और भी तरीके से किया जा सकता है इसको, नॉर्मल कैलकुलेशन से, पर मैं इसको इक्वेशन से करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्सट्रीम आ गया, एक्सट्रीम पर एफबीडी बनाते हैं, तो ये एम अपने एक्सट्रीम पर है, तो नीचे लगेगा mg, ठीक है। और ये नॉर्मल लेंथ से खिंच चुकी है अभी स्प्रिंग, तो ये वाली स्प्रिंग यहाँ पे इसको नीचे खींचेगी और इसको ऊपर खींचेगी, तभी तो इसके उठने के चांसेस हैं। तो स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा kx, और जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा a, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर a। ये कुछ इस तरीके से इसका एफ बी डी बन जाएगा। अब मैं लिखता हूँ इस पे इक्वेशन, एफ नेट बराबर एम ए एम जी प्लस के एक्स बराबर एम ए मतलब एक्सेलरेशन, वो आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए, राइट। अच्छा भाई, एम जी है, के एक्स, अभी हमने यहाँ देखा है कि अगर इस ब्लॉक को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ये जो के एक्स है वो किसके बराबर आना चाहिए, 2mg के बराबर। तो यहाँ पे के एक्स की जगह मैं रख दूंगा 2mg, जस्ट उठने की कंडीशन, ऐसा। तो यहाँ से 3mg आ गया, m से m गया, तो x सॉरी एम्पलीट्यूड बराबर कितना आ गया, 3g 3g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ गया, 3g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर को यहाँ क्या लिख दूंगा मैं भाई, ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम हो जाएगा, ये हो जाएगा के अपॉन एम। तो आंसर कितना आ गया, एम्पलीट्यूड बराबर 3mg अपॉन के। आया समझ में। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ तो दो दो ब्लॉक हैं, एम और 2m, तो यहाँ पे अकेला मास m क्यों रखा, m प्लस 2m 3m क्यों नहीं रखा। तो उसका कारण यह है कि जो एसएचएम कर रहा है वो तो केवल स्मॉल m का ब्लॉक ही है ना जो एसएचएम कर रहा है, ये 2m तो यहीं पड़ा हुआ है। अरे आया समझ। अच्छा, एक और तरीका देखना चाहें तो देखो, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हमें ये बात तो पता लगी गई थी कि x बराबर 2mg अपॉन के होगा। अच्छा, ये x क्या है, ये फोर्स से निकाला है, तो मतलब ये वाला x नॉर्मल लेंथ से होगा, है ना, एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ। तो ये वाला x कहाँ से होगा, नॉर्मल लेंथ से। तो नॉर्मल लेंथ से ये वाली लेंथ तो मैं पता लगी गई कितनी, 2mg अपॉन के, राइट। कितना ऊपर होगा, इससे ज्यादा अगर ऊपर हुआ तो इसके उठने के चांसेस हैं 2m के। लेकिन ये लेंथ एम्पलीट्यूड थोड़ी, एम्पलीट्यूड तो यहाँ से है लेंथ, तो ये वाली लेंथ तो हम जानते हैं, ये कितनी है, mg अपॉन के। तो mg अपॉन के प्लस 2mg को अपॉन के कितना आ गया, 3mg अपॉन के। डायरेक्टली अपन को कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है इसमें, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर इक्वेशन से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड उसको एक्सट्रीम पे ले गए, इक्वेशन लिखी, बस बाकी सारा काम इक्वेशन ने किया, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस किए मैंने इक्वेशन से, वैसे ये किया, राइट। आया समझ। ये एक एम्पलीट्यूड, एक एसएचएम है जो ए एम्पलीट्यूड से एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एसएचएम कर रहा है। अब एक और ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया, सेम ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया, अब दोनों साथ साथ एसएचएम कर रहे हैं। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये बताना है। और कंडीशन दी है कि अगर जो नया ब्लॉक हम रख रहे हैं
वो तब रख रहे हैं जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, पुराना वाला ब्लॉक जो एसएचएम कर रहा है वो अपने एक्सट्रीम पर हो। दूसरा केस है जब वो अपनी मीन पोजीशन पे हो, तब हम ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों केस के लिए आपको बताना है कि नया एम्पलीट्यूड एंड नया टाइम पीरियड क्या होगा। डायग्राम बना देता हूँ वैसे, चलिए। करें पहले, फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड आप करना है ना। तो फर्स्ट करते हैं। तो ब्लॉक वॉज केप्ट एट एक्सट्रीम पोजिशन ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब जब ये ब्लॉक, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसकी इक्विलिब्रियम है और ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर बड़ी आराम से एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर होगा तब हमने इसके ऊपर एक छोटा एक और सेम ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, कुछ ऐसा। तो मतलब ये यहाँ पे सपोज मान लेते हैं इसकी इक्विलिब्रियम है ये, है ना, जहाँ पे ये दिया हुआ है ये मैंने ले लिया x बराबर 0, ठीक है। और ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया और ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम। अभी ब्लॉक कहाँ है? अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। हमने जैसे ही यहाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर ये ब्लॉक आया, हमने सेम टू सेम एक और मास m का ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया इस तरीके से, भाई ऐसे रख दिया है ना, ठीक है। अब रख दिया। अब हमसे पूछा गया है कि अब जो एसएचएम हो रहा है उसमें ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसको इस तरह से रख दिया कि ये चिपक गया इससे, है ना, अटैच्ड हो गया एकदम। ओके, अभी दोनों साथ साथ एसएचएम इस तरह से कर रहे हैं। तो अब नया एम्पलीट्यूड क्या होगा और नया टाइम पीरियड क्या होगा ये आपको बताना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की, ठीक है। सोचना ध्यान से कि बताओ अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे हम? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है अंडर रूट के अपॉन एम। तो के ही है, लेकिन मास अब कितना हो गया? 2m मास हो गया, राइट। तो इस बार ओमेगा कितना हो गया? अंडर रूट के अपॉन 2m। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? नया टाइम पीरियड टी डैश, नया टाइम पीरियड टी डैश 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। एम कितना आ गया? 2m अपॉन के। ये नया टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। ठीक है, टाइम पीरियड तो नया आ गया। ओके, अब एम्पलीट्यूड की चर्चा कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या आएगा नया। बताइए क्या आएगा नया एम्पलीट्यूड, कैसे पता लगाएं? सोचना जरा ध्यान से कि जब यहाँ पे हमने इस ब्लॉक को रखा, अभी देखो अभी ये क्या है, ये मास जैसी एक्सट्रीम पे आया इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0। फिर हमने एक और ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, तो अब सिस्टम की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? तो एक तरीके से कौन सा कॉलिजन हो गया? ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो गया। मतलब एक और मास आके चिपक गया, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लगा लेते हैं भैया। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इस मोमेंट पर जैसी एक्सट्रीम पर ये आता है उसका वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो मैं लिखूंगा m इंटू 0। फाइनल वेलोसिटी मान लो सपोज v1 हो गई। तो मैंने क्या देखा? अरे v1 भी 0 ही आ गया ये तो। मतलब ब्लॉक को रखने के बाद भी वेलोसिटी 0 हो गई, नहीं यानी कि ये तो फिर से एक्सट्रीम बन गया नए वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि नया वाला जो एसएचएम है, जिसका टाइम पीरियड टी डैश आया, जिसका एम्पलीट्यूड ए डैश आएगा, ये तो उसका भी एक्सट्रीम हो गया। सोचो ध्यान से, ये पुराने वाले का एक्सट्रीम था पुराने वाले का एक्सट्रीम तो था, ये दिया रखा है यहीं पे। तो ब्लॉक को रखा है हमने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लॉक वाज केप्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द जर्नी। तो पुराने वाले का जब एक्सट्रीम था उस पर हमने ब्लॉक को रखा। पर नए वाले का हमने देखा कि भाई नए वाले का एक्सट्रीम वैसे जरूरी थोड़े ना है, तो हमने फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। तो देखा यहाँ पे तो वेलोसिटी फिर से 0 आई, मतलब ये तो नए वाले एसएचएम का भी एक्सट्रीम है। ओके, और इक्विलिब्रियम तो चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लग नहीं रहा। इक्विलिब्रियम तो वही नॉर्मल लेंथ होगी इस केस में। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस तो ए ही रहेगी ना भाई। पहले भी तो ए ही थी, एक्सट्रीम था, ये 0 था, एम्पलीट्यूड ए था, गिवन है भाई। पुराने वाले एसएचएम का एम्पलीट्यूड तो ए गिवन है ना। मतलब ये डिस्टेंस तो ए थी पहले और अब भी यही है। क्या समझे इससे? ए डैश क्या लिखूं बताओ? ए डैश क्या लिखूं? नया एम्पलीट्यूड क्या लिखूं? ए ही लिखूंगा, ये हुई ना बात।
नया एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा। क्यों रहेगा, समझ में आया? क्योंकि मीन पोजीशन वही है, एक्सट्रीम पोजीशन वही है, तो दोनों के बीच की लेंथ भी वही रहेगी। भाई ऐसे बोल सकते हो ना आप कि सेम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बदली क्या? नहीं बदली। एक्सट्रीम पोजीशन बदली क्या? एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं बदली, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी नहीं बदली, राइट? ऐसा, इस तरीके से समझ गए? इसमें जो सेकंड केस था वो आप करके दिखाओ। इसमें सेकंड पार्ट क्या था कि ब्लॉक वाज केप्ट एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब जो सेकंड ब्लॉक है तब रखा जब ये वाला ब्लॉक मीन पोजीशन से गुजर रहा था। जब ये ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से गुजर रहा था तब रखा। तो उसमें आंसर बदलेंगे कि सेम यही वाले आंसर आ जाएंगे? सोचो, तो करना पड़ेगा, करके देखते हैं, है ना? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ऐसा कुछ, तो ये है इसकी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? तो जब ये यहाँ से गुजर रहा था तभी इसके ऊपर एक और ब्लॉक हमने रख दिया। एक और ब्लॉक हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया, मास एम का। पहले भी मास एम था, एक और मास एम का रख दिया। अच्छा, पुराने वाले के लिए यहाँ पर, पुराने वाले ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है क्या? नहीं, पुराने वाले ब्लॉक की यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? ए ओमेगा, राइट? ये ओमेगा कौन सा है? ये ओमेगा पुराने वाले का ओमेगा है। नया वाले ओमेगा तो क्या लिखा मैंने? ओमेगा डैश। नए वाले के लिए तो ओमेगा हमने लिखा ओमेगा डैश। ठीक है, इसको ओमेगा डैश बोल देता हूँ मैं, नया है ना ये। तो नए वाले के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश, नया टाइम पीरियड टी डैश, नया एम्पलीट्यूड ए डैश। ये तो फर्स्ट वाले के केस में हो गया। अब सेकंड वाले केस में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम बनाया है पुराने वाले के लिए बनाया है ना, ये रेड वाला, कि पुराना एस एच एम एस हो रहा है। पुराने वाले की वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में थी, कितनी होगी? ए ओमेगा होगी, राइट? अब जैसे ही दूसरे वाले ब्लॉक को रख दिया, अब जैसे ही दूसरे वाले ब्लॉक को रख दिया तो अब क्या नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? अब जैसे ही दूसरे वाले ब्लॉक को रखा तो नई वेलोसिटी कुछ v1 हो जाएगी ना। भाई सपोज पहले ये वाला ब्लॉक v वेलोसिटी ए ओमेगा से ऐसे जा रहा था, दूसरे को रख दिया, तो नई वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, जैसे वहां लगाया था ऊपर वाले सवाल में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? m इंटू वी बराबर, अब दो मास हो गए साथ साथ चल रहे हैं इसलिए 2m इंटू वी डैश। तो वी डैश यहाँ से कितना आ गया? यहाँ तो कुछ आया है v/2। मतलब अब वेलोसिटी यहाँ पे वी डैश कितनी हो गई? पुरानी वाले की आधी हो गई। आ रही है बात समझ में आपको? भाई पहले यहाँ से ब्लॉक जा रहा था तो उसके पास वेलोसिटी v थी, और अब जैसी मास रखा तो इस कंबाइंड मोशन की वेलोसिटी कितनी हो गई? v/2। मतलब वेलोसिटी कम हो गई। इसका मतलब पहले ब्लॉक अगर यहाँ तक जाके रुक रहा था, अब ब्लॉक कुछ पहले ही रुक जाएगा। मतलब अब इस बार इस केस में आपका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? अब इस केस में एम्पलीट्यूड चेंज होगा, होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई। अब ये मत सोचना कि वेलोसिटी आधी हो गई है तो एम्पलीट्यूड भी आधा कर दो और बड़ी। ऐसा कर सकते हो क्या? एम्पलीट्यूड वेलोसिटी आधी हो गई तो एम्पलीट्यूड भी आधा, ऐसे नहीं करना है ना? ओके, तो ये बात हमको आपकी समझ में आई कि भैया वेलोसिटी तो आधी रह गई, है ना? अब पुरानी वेलोसिटी एक बार मैं लिख लेता हूँ इन फॉर्मूलाज, कि v बराबर है आपका a ओमेगा। चलो ठीक है, रहने दो, कर लेंगे अभी। लेकिन ये बात हमको समझ में आ रही है कि एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, है ना? तो क्या क्या बदलेगा, क्या क्या सेम रहेगा, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? तो और फिर सॉल्व करते हैं। तो नया जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो तो चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अंडर रूट के अपॉन 2m, राइट? नया टाइम पीरियड भी इसमें कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ओमेगा। ओमेगा कितना हो गया? 2m अपॉन के। ये तो वही पुराने वाले जैसा हो गया, ओमेगा डैश और टी डैश, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो वही पुराने वाले। मतलब पुराने वाले मतलब ये फर्स्ट पार्ट वाले आ गए, पुराने वाले तो अलग ही थे। पुराने वाले यहाँ लिख देता हूँ, चलो। पुराने वाले केस में मतलब रियल जो क्वेश्चन था उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? अंडर रूट के अपॉन एम, और टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट
एम अपॉन के क्योंकि अकेला, और एम्पलीट्यूड उसका ए है क्योंकि अकेला m1 m मास ही एसएचएम कर रहा है। फिर फर्स्ट पार्ट किया, फिर सेकंड पार्ट किया, सेकंड पार्ट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर तो वही आ गए, लेकिन एम्पलीट्यूड का क्या? तो एम्पलीट्यूड में रिलेशन कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, मैं जानता हूं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एसएचएम की वो होती है ए इंटू ओमेगा। अरे होती है कि नहीं होती? तो देखो, ये वाली पोजीशन तो इक्विलिब्रियम ही है दोनों ही केसेस में। ये तो ओरिजिनल केस था, क्वेश्चन था, उसमें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। फिर हमने एक और ब्लॉक रख दिया, वेलोसिटी आधी हो गई, तो उससे क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये अभी भी है। अरे बोलो, नई हो चाहे पुरानी हो, दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही है ना, क्योंकि यहीं पे तो फोर्स जीरो हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग नहीं रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स तो अपने नॉर्मल लेंथ पे ही जीरो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये तो अपने नॉर्मल लेंथ पे ही जीरो होगा ना, पहले भी नॉर्मल। हाँ, इसका मतलब ये मीन पोजीशन है, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ओरिजिनल केस में वेलोसिटी v थी, नए वाले केस में वेलोसिटी हो गई v डैश। अरे हो गई क्या? मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना फाइनल आंसर एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कि पहले वेलोसिटी v थी, पहले एम्पलीट्यूड a था, पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, अब वेलोसिटी v डैश हो गई, नया एम्पलीट्यूड a डैश हो गया, और नई फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश हो गई। दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, राइट? तो v आ गया, v डैश हमने निकाल लिया कितना, v/2 है, तो v/2 रख दिया। पुराना एम्पलीट्यूड a है और ओमेगा ओमेगा है, नया एम्पलीट्यूड a डैश है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश है। अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देंगे, वो तो हमें पता ही है, नई और पुरानी दोनों केस में। पर ये कितना आ गया, v से v गया, ये 2 होया, तो ये आ गया 2 a डैश ओमेगा डैश बराबर a ओमेगा। तो यहाँ से हमको a डैश निकालना है ना, a डैश कितना हो गया, a/2 ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। अब ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश निकाल लो यार, ओमेगा है प्रारंभिक, इनिशियली, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, के अपॉन एम, और ओमेगा डैश कितना है, बाद वाला, के अपॉन 2m। डिवाइड करना, कितना आ रहा है यार ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, √2 आ रहा है क्या? सॉल्व करो एक बार, √2 आ रहा है, तो ए डैश कितना आ गया फाइनली, a/√2। समझे भाई? ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश √2, √2 से √2 गया, a/√2। आया समझ? अच्छा क्वेश्चन है। बट इसका जो थर्ड पार्ट है, दिख रहा है थर्ड पार्ट? यहाँ तो नहीं दिख रहा, अभी मैं लिख दूंगा थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है इसका, वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर देखते कौन कौन दे पाता है ना? तो थर्ड पार्ट क्या है इसका? सो दिस इज द थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या है, इफ अनदर ब्लॉक इज कैप्ट व्हेन इट वाज एट a/2। तो देखो, हमने एक्सट्रीम पर था तब एक ब्लॉक रखा, तो हमने देखा ये बदल गया, ये बदल गया, पर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ। फिर जब एक बार मीन पोजीशन पे था तब रखा, तो हमने देखा सब बदल गया। और कैसे सॉल्व किया हमने, उसमें हमने वी मैक्स का रेशियो निकाल के सॉल्व कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो दोनों बार सेम ही थी। खैर, बट अब कैसे करेंगे, इफ अनदर ब्लॉक इज कैप्ड व्हेन इट वाज एट a/2, मतलब ये ना तो एक मीन पे है ना ही एक्सट्रीम पर है, बीच में जब a/2 से गुजर रहा है, तब हमने इस पर एक दूसरा ब्लॉक सेम मास का रख दिया। तो अब नया एम्पलीट्यूड, नया टाइम पीरियड बताना है, बताइए कैसे करेंगे? तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीन पोजीशन विल नॉट चेंज। बट एक्सट्रीम विल चेंज।
राइट। एक्सट्रीम तो चेंज हो ही क्या, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना हो गया a/√2, पहले a था, अब एम्पलीट्यूड कितना हो गया a/√2, कम हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि इस बार ब्लॉक तब रखा, एक और ब्लॉक, जब वो a/2 से गुजर रहा था, मतलब कुछ ऐसा। ये हमने स्प्रिंग बनाई, ऐसा, ये हमने ब्लॉक बनाया, और ये पोजीशन ऑफ द ब्लॉक क्या है a/2, राइट। सपोज यहाँ पे ये हो गया इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे कहीं आता है एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम, पर ये भी कहाँ है, ये इक्विलिब्रियम से a/2 डिस्टेंस पर है, राइट, मास है, ऐसा है। तो अभी इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, पहले तो वो निकालते हैं। अभी इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, v, है ना। अभी इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, बताओ कैसे निकालें। तो अभी इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। तो v है, ओमेगा को ओमेगा लिख लेते हैं। ये ओरिजिनल केस कर रहे हैं अपन, है ना, जब अभी कुछ रखा वखा नहीं है। एम्पलीट्यूड a² है, और x की वैल्यू a²/4 है। भाई इस फॉर्मूले में x क्या होता है, इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस, तो x की वैल्यू a/2 हो गई, a/2 का स्क्वायर a²/4 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया है, 3a²/4। तो वेलोसिटी आ गई ओमेगा√3a/2। तो ओमेगा को आगे लिख देते हैं, ये वेलोसिटी आ गई। पुराने वाले केस में, पुराने वाले इनिशियल केस जो है उसमें वेलोसिटी आ गई। अब हमने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर एक और, जैसे ये a/2 से गुजर रहा था, हमने ऊपर एग्जैक्ट सेम टू सेम ब्लॉक और रख दिया इसके ऊपर, ऐसा। इसका मास भी कितना है, m। तो अब ये जो कंबाइंड सिस्टम होगा, इसकी वेलोसिटी v' तो नहीं रहेगी, इसकी वेलोसिटी v तो नहीं रहेगी, अब कुछ हो जाएगी v', राइट। तो v' कैसे निकालें, उसके लिए हमें करना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल एंड फाइनल, ब्लॉक को रखने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में। तो जस्ट पहले का मोमेंटम है m इंटू वी, जस्ट बाद में दोनों साथ चल रहे हैं, भाई रखते ही ये माना है कि चिपक गया इससे, 2m इंटू v'। तो यहाँ हमने देखा कि v' कितना हो जाएगा, v' हो जाएगा v/2, मतलब v जो भी था उसका आधा हो जाएगा बेचारा। ठीक है, ठीक है भाई, भाई पहले जो v था उसका आधा हो जाएगा v'। तो क्या करें, अब आगे कैसे करें, हमें ये थोड़ा ना चाहिए था, हमें तो एम्पलीट्यूड चाहिए था कि अब ये कितने तक जाएगा। भाई पहला पुराना एक्सट्रीम सपोज ये था, पुराना एक्सट्रीम था यहाँ से ए डिस्टेंस पर, लेकिन अब एक्सट्रीम जरूर कम हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई, थोड़ा तो एक्सट्रीम कम होगा, तो एक्सट्रीम विल चेंज, मींस एम्पलीट्यूड विल चेंज, बट हाउ टू फाइंड, निकाले कैसे। चलो एक्सट्रीम निकालने से पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं ओमेगा डैश एंड ऑल। सो ओमेगा डैश निकाल लेते हैं। तो ओमेगा डैश तो आपको पता है कितना हो जाएगा, √k/m। m कितना हो जाएगा 2m, एंड टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/2m/k। मतलब ये तो हमने देखा है कि तीनों ही केसेस में ओमेगा डैश एंड टाइम पीरियड तो सेम ही रहे हैं, सेम मतलब ओरिजिनल से अलग रहे हैं, और मैंने बोला तीनों केसेस में सेम रहे हैं, मतलब तीन पार्ट जो हमने क्वेश्चन किए थे उन तीनों में ओमेगा डैश और टाइम पीरियड सेम रहे हैं। बट इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अब तो देखो अभी भी ये इक्विलिब्रियम तो यही रहेगा, इक्विलिब्रियम तो इसमें भी चेंज नहीं करेगा। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होते हैं, सो इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम पोजीशन will not change but extreme will। ठीक है, ओके। तो अब इस नए वाले सिचुएशन में इक्विलिब्रियम से हम कितनी दूर है, इक्विलिब्रियम से हम a/2 दूर है, बिल्कुल a/2 दूर है, लेकिन हमारा एम्पलीट्यूड बदल चुका है। ठीक है, हमारी वेलोसिटी भी बदल चुकी है। तो यहाँ पे हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v' हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह ओमेगा डैश हो जाएगी, अंडर रूट
एम्पलीट्यूड ए की जगह ए डैश हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। ओके, तो वी डैश हमें पता है कितनी है, हाँ पता है, वी बाई टू है। अच्छा, वी बाई टू की वैल्यू रखना चाहो तो आप रख सकते हो यहाँ से, बाद में रख देंगे, बराबर ओमेगा डैश। चलो उसकी वैल्यू भी बाद में रख देंगे, ओमेगा डैश की जगह ओमेगा डैश लिख देता हूँ। अंडर रूट ए डैश, यही तो हमें निकालना है। अच्छा, स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, ए डैश का स्क्वायर, ए डैश का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें ए डैश का स्क्वायर लिखना है, और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। क्यों हुआ ये ए स्क्वायर बाय 4? क्योंकि इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस होती है एक्स, और दूसरा ब्लॉक रखने के जस्ट बाद भी तो इसकी डिस्टेंस ए बाई टू ही है इक्विलिब्रियम से, तो ये ए स्क्वायर बाय 4 ही हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें और ए डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वी बाई टू की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। तो वी की वैल्यू कितना है, √3a ओमेगा/2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3a ओमेगा/4 बराबर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अब क्या करें, एक ओमेगा से एक ओमेगा गया, इस ओमेगा से ओमेगा उड़ गया, राइट। ओके, और स्क्वायर कर देते दोनों साइड, तो क्या मिला हमें, 3a² बाय 16 बराबर ओमेगा स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। सॉल्व कर लोगे इसको, यहां से आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है बस। सही बात है, ये डैश है यहाँ पे, ये डैश है यहाँ पे, है ना। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर एंड इधर कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश की पावर 4। अब सब में वैल्यूज डालनी है बस। वो डैश को मैंने स्क्वायर बना दिया था, है ना, वैल्यू वाई। अब ठीक है, वो डैश को मैंने स्क्वायर लिख दिया था, भगवान जाने क्या कर दिया। ठीक है, अभी ठीक है ना, 3 ओमेगा/2 ओमेगा स्क्वायर क्या 3 ठीक है। अब क्या करना है, बस हमें वैल्यूज डालनी है। कर सकते हैं इसे सॉल्व अब, है ना। यहाँ पे देखो हमने निकाला है ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश इज इक्वल टू √2, तो उसका यूज यहाँ कर सकते हैं हम। सो यहाँ पे जब, तो यहाँ पे जब देखिए ये ओमेगा डैश नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो 2 रखते हैं, ए डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, राइट। तो ए डैश कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये अच्छा है ना थोड़ा। चलो, तो कैसे किया एक बार फिर से देख लो। पहले पुराने वाले केस में वेलोसिटी निकाली, जैसे ही ब्लॉक रखा, मोमेंटम कंजर्व करके फिर नई वेलोसिटी निकाली, नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नया टाइम पीरियड, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ है, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो नई वाली पोजीशन के लिए नई वाली वेलोसिटी के साथ लगा दिया, है ना। पोजीशन तो वही है, एक्स की वैल्यू तो वही है, लेकिन ए डैश ओमेगा डैश और वी डैश सबकी वैल्यू को रखा और सॉल्व किया, तो ए डैश आ गया इतना, राइट। अच्छा, आ गया समझ। यस, लॉस इन एनर्जी इतना आ जाएगा, किसी भी केस के लिए हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने ये सीखा टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड बाय द
फोर्स मेथड। याद है हमने स्टार्टिंग बताया था कि दो मेथड होते हैं टाइम पीरियड निकालने के, एक तो फोर्स मेथड और दूसरा एनर्जी मेथड। तो ये तो फोर्स मेथड से हमने क्वेश्चंस किया भी नहीं, क्वेश्चंस को हम किससे भी कर सकते हैं, एनर्जी मेथड से, तो वो करते हैं। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द एनर्जी मेथड। ओके, तो व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन इज डिटरमाइन द मीन पोजीशन ऑफ द एसएचएम बाय द बैलेंसिंग द फोर्स। ये हमें आता है अच्छे से। उसके बाद अज्यूम दैट पार्टिकल इज एट जनरल पोजीशन एट ए डिस्टेंस एक्स। भाई पार्टिकल को किसी जनरल पोजीशन पे अज्यूम करना है। जनरल पोजीशन मतलब डिस्टेंस एक्स पर, इक्विलिब्रियम से किसी डिस्टेंस एक्स पर है। और हाँ, रैंडम पोजीशन, जनरल पोजीशन किसी भी एक्स पर, मतलब एक पर्टिकुलर नहीं कि एक्स बराबर a/2 की a/√2, नहीं, एक्स पर। और वहां पे उसकी टोटल एनर्जी लिखनी है। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, इस टर्म्स में लिखनी है। फिर उसको हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस तरह का कोई रिलेशन मिल जाएगा, v इंटू dv/dx बराबर a, और उसको कंपेयर कर देंगे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ठीक, तो हमें यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस तरीके से करके देखें। तो क्वेश्चन वही है, आप बोलोगे सर क्या इसको हम फोर्स मेथड से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी मेथड से कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अभी ये इक्विलिब्रियम पे है। अभी सिस्टम किस पे है? इक्विलिब्रियम पर। आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, सो अभी देखो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे। तो ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है। इसका मतलब ये कहीं इसकी नेचुरल लेंथ होगी, यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं इसकी नेचुरल लेंथ होगी। उसके बाद अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम में है, तो ये इसका मतलब अभी नॉर्मल अपनी नेचुरल लेंथ से कुछ डिस्टेंस नीचे है, यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है x0। ठीक है, जो नॉर्मल लेंथ है वहां, उसको हम रेफरेंस ले रहे हैं हर किसी का। ठीक है, तो वहां पे हम रेफरेंस ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। ठीक है, रेफरेंस ले रहे हैं हम। और नेचुरल लेंथ है, तो वहां पे स्प्रिंग ना कंप्रेस्ड ना इलोंगेट है, तो वहां पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल में, नॉर्मल लेंथ पे जीरो, नेचुरल लेंथ पे जीरो होती है, क्योंकि वहां पे स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है और ना ही इलोंगेट है। राइट, तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अच्छा x0 अगर आपको निकालना हो तो वो निकाल ही सकते हो, है ना, उसमें अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। x0 एक इक्विलिब्रियम लेंथ है, जो हो जाएगा mg, नीचे के x0 ऊपर, तो x0 बराबर कितना आ जाएगा? mg/k। आई बात समझ? अब देखो, ये तो हमने डिफाइन कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ सेकंड स्टेप, इसको हमें मूव करना है, किसी जनरल पोजीशन पे लाना है। तो सपोज इसको हमने यहाँ से x मूव कर दिया, और ये अब एसएचएम कर रहा है ना। तो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। सपोज इसकी वेलोसिटी है v, यहाँ से कितना डिस्टेंस आ गया? ये x डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। अब आपको इस पोजीशन पर इसकी टोटल एनर्जी लिखनी है ना। टोटल एनर्जी लिखने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो वेलोसिटी तो ऐसे मतलब मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ऐसे ही मानते हैं कि एक्स पोजीशन नीचे आया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v होगी। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ मैक्सिमम होती है, पर हमने एक जनरल पोजीशन की बात की, जनरल पोजीशन पे तो वेलोसिटी v होती है। तो अब हम लिखेंगे इसकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। राइट, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? यहाँ पे मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv²। बोलो, हो गई? अच्छा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, ये हमने रेफरेंस माना है, तो ये कितना हाइट नीचे आ चुका है? x प्लस x0 हाइट नीचे आ चुका है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? माइनस mgh। और h कितना आएगा यहाँ पे? x प्लस x0। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये रेफरेंस है, रेफरेंस नीचे जाओगे तो कम होगी। सही बात है। और दूसरी है
यहाँ पे दो दो पोटेंशियल है। स्प्रिंग पोटेंशियल, स्प्रिंग तो क्या होती है, बढ़ेगी भाई, ये इसकी रेफरेंस है, मतलब नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से कितना खिंच चुका है ये x प्लस एक्स नॉट, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर बराबर टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी हम जानते हैं कांस्टेंट होती है एसएचएम के लिए, राइट, इस तरीके से। क्या ये लिखने में किसी को दिक्कत है? तो हमने दो स्टेप्स अपनी कंप्लीट कर ली, हमने इक्विलिब्रियम फाइंड किया, हमने टोटल एनर्जी लिख ली। अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। कर दें डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम कॉन्स्टेंट है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dv अपॉन dx, ठीक है। अब इसका करना है माइनस एम जी, कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 और x नॉट का कितना हो गया 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना आ गया बेसिकली माइनस एम जी आ गया। डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अच्छा स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो हाफ के, ये तो कांस्टेंट है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं ना, 2 आगे आया, x प्लस एक्स नॉट की पावर कितना हो गया 1, ठीक है, इनटू, अब अंदर का करना है, x का हो गया 1 प्लस एक्स नॉट का हो गया 0, तो 1 प्लस 0 1, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। आया समझ? अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2 से 2 गया, ओके, ये 2 से ये 2 गया, ठीक है, बस यही गए हैं, तो यहाँ कितना आ गया एम वी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एम जी प्लस 2 से 2 गया के एक्स प्लस के एक्स नॉट बराबर 0। अच्छा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे भी एम जी से के एक्स नॉट गया, याद है इक्विलिब्रियम पोजीशन में फाइंड करी थी, तो यहाँ पे क्या आया था एम जी बराबर के एक्स नॉट, है ना। इसका मतलब यहाँ पे एम जी से के एक्स नॉट गए, राइट, गए क्या, बिल्कुल गए। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा एम वी डी वी अपॉन डी एक्स, एम वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ऑफ के एक्स, एम को इधर ले जाता हूँ, वी डी वी अपॉन डी एक्स को हमने बोला ए लिखना है, यही तो होता है, वी डी वी अपॉन डी एक्स ए हो गया, ये हो गया माइनस के अपॉन एम एक्स, इसको कंपेयर करना है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर किया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई अंडर रूट के अपॉन एम, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट, देखा यही आंसर आना भी था, ये हम ऑलरेडी दूसरे मेथड से कर चुके हैं, लेकिन ये एनर्जी मेथड से भी कर लिया। तो कुछ क्वेश्चंस एनर्जी मेथड से सिंपल पढ़ते हैं और कुछ फोर्स से सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लगाना सिखाया है यहाँ पे, ये तो दोनों से ही सिंपल था, ये वाला तो फोर्स से भी सिंपल था और एनर्जी से भी सिंपल है, बहुत आसान है। आपको देखने में बड़ा लग रहा है तो बड़ा नहीं है, ये बस डिफरेंशिएशन की 3 स्टेप्स हैं, वो तो हमने आंख बंद करके लिखी है एक तरीके से, आंख खोल के तो बस यही लिखा था ये वाली लाइन, बाकी तो सिर्फ आंख बंद करके लिखा है, और वी डी वी अपॉन डी एक्स को एक्सप्रेशन लिखा, कंपेयर किया, आंसर आ गया, राइट। फोर्स में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी थी, पहले एक्स डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स लिखा, फिर दोनों ही सिंपल है, देखो दोनों पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करेंगे, फिर कल इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, टाइम पीरियड बाय द एनर्जी मेथड, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे बेसिकली रोटेशन के सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं, रोटेशन के क्वेश्चन अगर हम एनर्जी मेथड से करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम जब भी रोटेशन जहाँ पे एंगुलर, मतलब ऐसा फील आ रहा होगा कि कहीं थीटा में रोटेशन हो रहा है, कोई रोटेशन वाली चीज भी इंक्लूड हो रही है ना, तो वहां पे हम एनर्जी मेथड का यूज करेंगे, ठीक। ठीक है, फिर कल इसके क्वेश्चंस करते हैं हम, इसको देखो और सीखो।